जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो दिन है उस दिन में हम लोग जयस के जो राष्ट्रीय संरक्षक जो है डॉक्टर हीरालाल अलावा उनके गांव में आए हैं और उनसे मिलने के लिए ये जो गांव जो आए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो उन्होंने जो बताया था कि यहाँ पे जो यहाँ की जो शासकीय स्कूल जो है, जो कि यहाँ की जो प्राथमिक शाला जो है, यहीं पे इनका जो शिक्षा जो हुई है वो इसी सरकारी स्कूल में हुई है। और इसी सरकारी स्कूल में पढ़ के उन्होंने एक सपना देखा कि आदिवासी समाज को हम किस प्रकार से एक कर सकते हैं और आदिवासी समाज के लिए हम लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो यही इस छोटे से गांव की छोटी सी स्कूल में पढ़ के ही एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका नाम है जयस, जय आदिवासी युवा शक्ति। और उस संगठन के माध्यम से संपूर्ण भारत देश में उन्होंने उस संगठन का नाम किया और आज उनका संपूर्ण भारत देश में उनका नाम है। और आज हम लोग इसी गांव में आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इस गांव में जो हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे ये जो गांव जो है बहुत छोटा सा गांव है, जो कि धार जिले के कुक्सी ब्लॉक के वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता था। और उस रास्ते में हम लोग उस रास्ते के माध्यम से हम लोग आए और यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सिंगल जो रोड है वो इस गांव की ओर जा रहा है। और ये जो गांव भी जो है बहुत छोटा सा गांव है और इसी गांव में हम लोग आए हैं। और अभी हम थोड़ी देर बाद ही हम लोग डॉक्टर हीरालाल अलावा जो है उनके घर में जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि उनका जीवन शैली किस प्रकार से है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा है गांव है और इस गांव का नाम जो है, इस ग्राम का नाम जो भेसलाई है। और ये जो गांव जो है बहुत छोटा है और इसी गांव में रह के जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने 12th कक्षा पास करी। और उसके बाद में फिर उन्होंने MBBS किया, फिर PG किया। उसके बाद में फिर एम्स जैसी बड़ी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर रहे। और उसके बाद में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर रहे, उसके बाद में इतनी बड़ी जगह से इस्तीफ़ा देकर लगभग 2.5 लाख की नौकरी छोड़कर जय संगठन को खड़ा किया। जैसा कि हम लोग अभी के समय में जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा के घर आ चुके हैं। और जैसे कि हमेशा ही जो आदिवासी समाज को यह बताया गया कि आदिवासी समाज जो है वो हमेशा प्रकृति पूजक रहा है और हमेशा ही प्रकृति से जुड़ा हुआ रहा है। तो इसी कारण से जो जयस के जो राष्ट्रीय संरक्षक जो है वो उनका भी जो घर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा प्रकृति के बीच में ये जो घर जो बना है वो पूरा प्रकृति के बीच में है। और पूरे घर में कई सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग घर के अंदर जैसे एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही घर के भीतर आते हैं, तो जैसे ही घर के भीतर आते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा पेड़ देखने को मिलता है। और इस पेड़ में सुबह के समय में जो गोरैया, जो कि बहुत ही लुप्त प्राय जो चिड़िया की प्रजाति हो चुकी है, वो गोरैयाएँ, कई सारी गोरैयाएँ यहाँ पे आके सुबह के समय में चहचहाती है। और यहाँ पे आके कई सारी गोरैयाओं का अपना आशियाना बनता है यह बड़ा पेड़, पीपल का पेड़। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ से आगे आओगे तो यहाँ से हम लोग जैसे अंदर जाते हैं तो आगे हम लोग जिस प्रकार से जाते हैं तो जैसे ही हम लोग आगे अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पे एक विशाल और बहुत बड़ा गार्डन देखने को मिलता है, जिस गार्डन में लगभग 300 से 400 पौधे हैं। और ये जो है वो हमारे जयस के राष्ट्रीय संरक्षक के जो पेट है सिम्बा, जो कि फेसबुक में भी कई बार इन पे ट्रोल हुआ है। और यही इनका यह बाग है। उसके बाद में घर के लास्ट में हम लोग आते हैं तो घर के लास्ट में ये बहुत ही बड़ा गार्डन है और गार्डन में कई प्रकार के पौधे यहाँ पर है। और इसी गार्डन में कई सारे पौधे हैं, जैसे यहाँ पे आम का वृक्ष देख सकते हो, यहाँ पे आप जामुन के वृक्ष देख सकते हो, यहाँ पे जाम के वृक्ष देख सकते हो, यहाँ पे आप
केले के वृक्ष देख सकते हो, यहाँ पे आप पपीता के वृक्ष देख सकते हो, यहाँ पे छोटी छोटी सी घासें हैं। और यहीं पे इन्हीं घासों में पहले के समय में खरगोश जो होते हैं, रैबिट, वो यहीं इन्हीं घासों में रहते थे, लेकिन किसी बीमारी लग जाने के कारण से वो रैबिट जो है वो मर चुके हैं। इस कारण से यहाँ पर रैबिट वो खरगोश यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग जो डॉक्टर हीरालाल अलावा जो है उनके जो पेट हैं, जो उनके बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, सिम्बा, उनके साथ में अभी हम हुए और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और हमेशा ही सभी को बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं जब भी कोई भी घर में आता है। तो अब हम लोग फाइनली जो जैस के जो राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जो है उनके पास आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद में बहुत ही अच्छा हमने इनका जो घर का जो निवास जो है वो देखा कि बिल्कुल प्रकृति के बीच में, कई सारे पेड़ पौधे जो घर के बीच में ही लगे हैं। और उसके बाद में हम लोग आप जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा से पहला प्रश्न ये पूछेंगे कि आपका स्कूलिंग जीवन कहाँ पे हुआ, कैसे आपने आपकी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट किया, यही हमारा प्रश्न रहेगा सर से। मेरा जो स्कूलिंग जीवन जो जहाँ से शुरुआत हुआ, मैंने पढ़ाई प्राथमिक जो हमारी जो प्राथमिक पढ़ाई जो हुई है मेरी, ये ग्राम भेसलाई में शासकीय प्राथमिक उच्च विद्यालय भेसलाई से शुरू हुई है। और इसके बाद मिडिल स्कूल मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल लोहारी और अम्बाड़ा से कंप्लीट की। उसके बाद उस 11th और 12th शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुसारी से 2000 में पास किया 12th मैंने। और ये सारी जो मेरा पढ़ाई था गवर्नमेंट स्कूल में हुआ और गवर्नमेंट हॉस्टल में भी 2 साल तक रहा, 9th से 11th तक। उसके बाद में फिर आपका जो डॉक्टरी करने के लिए जो आप MBBS जो आपने किया, तो उसका क्या सफ़र रहा उसके बाद का? 2000 में 12th कक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुसारी से करने के बाद में इंदौर में PMT की तैयारी की और 2001 में SSMC मेडिकल कॉलेज में PMT में चयन हुआ। 2001 से 2006-07 तक MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करी और उसके बाद 2009 से 2012 के बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन MD जनरल मेडिसिन में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से कंप्लीट किया। और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद में 2012 में मेरा डिग्री पूरा हुआ और उसके बाद में दिल्ली एम्स में सीनियर रेजिडेंट के लिए चयन हुआ 2012 में, जुलाई 2012। उसके बाद 3 इयर्स का सीनियर रेजिडेंट्स का जो कोर्स था वो एम्स नई दिल्ली में रूमेटोलॉजी विभाग में किया। रूमेटोलॉजी विभाग में ही फिर 1 ईयर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बना और ये असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर 2016 तक रहा। उसके बाद अपने क्षेत्र में, अपने गांव में अपने लोगों की सेवा करने के लिए अपने क्षेत्र में मैं वापस आ गया था। जैसे कि आपका जो नौकरी जो था वो एक बहुत बड़े लेवल का था, जिसमें आपने सबसे पहले जो आपने MBBS किया, उसके बाद फिर PG किया, उसके बाद फिर आपने एम्स जैसी बड़ी संस्था में आप सिलेक्ट हुए और वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और वहाँ पे आपका 2.5 लाख रुपए महीने का जो सैलरी था और वो आपने जो छोड़ दिया, तो वो जो पूरे समाज के लिए एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि आपने किन परिस्थितियों में उसे छोड़ा और आपने ऐसा क्या देखा कि आपको वो नौकरी छोड़ने पर आप मजबूर हो गए? निश्चित ही जब हम गांव से निकलकर एक बड़े शहर और जब देश की राजधानी दिल्ली जैसे देश के बड़े शहर में हम जाते हैं, तो वहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया से जब हम लोग वापस गांव की ओर मुड़ के आते हैं तो निश्चित ही गांव का विकास शहर की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। इन आज़ादी के बाद इन 70 सालों में जहाँ ग्रामीण इलाकों में आज भी बेसिक जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे पीने के लिए साफ पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों के ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी ये मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण इलाके वंचित हैं। और ख़ासकर जो देश के आदिवासी इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो तो और भी बदतर हालातों में है। वहाँ पे न तो एजुकेशन के लिए अच्छी संस्थाएं हैं, न ही वहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्थाएं हैं, न ही इलाज के लिए अच्छे अस्पताल हैं। तो जब आके देखा तो निश्चित ही मुझे लगा कि अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए मुझे आगे आना चाहिए, लोगों की सेवाएँ करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र अशिक्षित है, आदिवासी वहाँ के पढ़े लिखे जहाँ 5वीं और 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते बीच में ही, तो उन युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। उसके लिए मेरे मन में हमेशा ही शुरू से ही एक रहा कि नहीं, जिस समाज से हम निकल के आए हैं बाहर, उस समाज के लिए कुछ करना चाहिए और उन लोगों के
सही दिशा देने के लिए उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। और दिल्ली से वापस आने के बाद में अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाने के साथ साथ में युवाओं को जागरूक करने का काम भी किया और युवाओं को एकजुट करने का काम भी किया। जैसे कि हमेशा एक जो कहा जाता है कि जब आप समाज सेवा के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपका पहला विरोध जो होता है वो घर से ही होता है। तो क्या आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ नहीं रही कि जिस समय पे आपको आपके परिवार के लोगों ने आपको इससे कहा हो कि हम आपकी पढ़ाई में इतना ज़्यादा पैसा लगाया और आप जो है वो समाज के लिए पूरा जीवन दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ क्या आपके साथ में नहीं बनी कभी? निश्चित ही ये बात जब एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग इतना संघर्ष कर हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद हम लोग अगर जॉब नहीं करते तो घर वालों को ये चीज़ बुरी लगती है कि आप लोगों को इतना पढ़ाया है, आप लोग जल्दी जॉब करिए, नौकरी करिए। तो ये कहीं ना कहीं घर वालों की तरफ से कहीं ना कहीं बीच बीच में बातें होती थी, उन दबाव भी रहता था, लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है। उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर आप अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और निश्चित ही घर और हम फैमिली से और सारे दोस्तों का पूरा सहयोग रहा, और उनके सहयोग की बदौलत आज हम लोग जिस स्थान पे हैं, मुझे लगता है कि आज गांव से निकल कर दिल्ली तक गया और दिल्ली से वापस आज एमएलए बन गया। वापस आने के बाद में हमारे लोगों की, गरीब लोगों की, आदिवासियों की आवाज़ उठाते तो आज जिस स्थान पे हैं, घर वाले और फैमिली वाले, दोस्त सभी लोग खुश हैं उससे, और निश्चित ही उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी अपने लोगों के लिए अच्छा करेंगे। जैसा कि अधिकतर किसी भी बड़े नेता को देखा जाता है कि उनका जो भी अगर गांव के रहने वाले हैं तो उनका हमेशा ही रहता है कि उनका सपना होता है कि हम भी एक बड़े शहर में रहें। लेकिन आपका जो घर जो देखने को मिला वो एक बहुत ही छोटे से गांव में और एक बहुत छोटी सी गली में हम यहाँ पे आए, और आपके घर में यहाँ पे हम लोग आए और देखा। तो हमारा यही प्रश्न है आपसे कि आप इतना प्रकृति से जुड़ के रहना क्यों चाहते हैं और आप इतनी छोटी जगह में क्यों रह रहे हैं आप? देखिए, मैंने भी एक चीज़ जीवन में महसूस करी है कि गांव से निकलकर जो भी युवा पढ़ाई लिखाई कर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और जब जॉब उनका 2-4 साल या 8-10 साल का हो जाता है, तो निश्चित ही वो गांव में लौटने की बजाय बड़े बड़े शहरों में घर बनाना पसंद करते हैं और वहीं शहरी लाइफस्टाइल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि मेरा लाइफस्टाइल शुरू से ही प्रकृति के बहुत नज़दीक रहा है, गाँवों के बहुत नज़दीक रहा है। मुझे गाँव से प्यार है, गाँव में रहने वाले लोगों से प्यार है, और यही कारण है कि गाँव में आकर मैंने अपने ही जो पुराना घर था उसी घर में रहकर उसे अच्छा बनाने की कोशिश करी। आज आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जब 2000 का जब समय था, मैंने जब 2000 में 12वीं कक्षा पास किया, तो हम लोग बहुत ही ऐसी कंडीशन में थे कि हमको गांव में आते थे तो एक ऐसा लगता था कि वास्तव में ये हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हैं, बहुत एक ऐसी सोच, ऐसी फीलिंग्स आती थी कि कुछ न कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए। तो निश्चित ही मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि गांव को अच्छा बनाना, अपने जिस गांव में रह रहा हूँ उस गांव के लिए कुछ करना, ये मेरा हमेशा शुरू से ही प्रयास रहा। और आज मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे गांव का भी विकास हो रहा है। और गांव वालों के लिए एक अच्छी खबर ये रहती है कि बस जिस गांव का विधायक उस गांव में रहता है तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। बहुत सारी, जैसे गांव में बिजली नहीं है, बिजली चली गई तो बिजली लाइट लाने में आसानी हो जाती है। और बहुत सारे गाँव के विकास कार्य हो, प्लांटेशन का हो गया है, रोड बनानी है, और किसानों की समस्या है, तो गांव वालों को बहुत सारी सुविधाएं होती है इससे। निश्चित ही तो मैं समझता हूं कि गांव में रहने से गांव वालों का हौसला भी बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास आता है, और गांव में वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। जैसा कि हमेशा ही और कई सारे लोगों के द्वारा यह सुना भी जाता है कि आपने जो आदिवासी समाज में जो भी समस्याएं जो है उन सभी समस्याओं को आप बचपन से ही वॉच करते रहे, और आपका बचपन से ही एक ये सपना रहा था कि आप आने वाले समय में समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कुछ करें। और ये बात क्या सही है कि आप स्कूलिंग जब आपका चला था उसी समय पर आपने ये सोच लिया था कि आप आने वाले समय में समाज के लिए करेंगे कुछ? निश्चित ही बचपन से हमारी सोच रही थी कि हमारे जो गांव के जो गरीब जो बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद भी वो बच्चे दूसरों की दिहाड़ी की मजदूर करने के लिए मजबूर है। कई आदिवासी गांव में आज भी बंधुआ मजदूर
बनने के लिए मजबूर होते हैं। और ज़्यादातर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके अन्य राज्यों में चले जाते हैं। शुरू से एक सपना था कि लोगों को अपने गाँव में ही, गाँव के आसपास ही उन्हें रोज़गार दिलाएं, उनके लिए कुछ करें। तो ये एक सपना रहा है शुरू से, और उसी सपने को साकार करने की दिशा में आज आप सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी कि गाँव के लिए, गाँव में रहने वाले लोगों के लिए, बेरोज़गार युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में रोज़गार अवेलेबल कराएं, उनके लिए कुछ करें, ताकि वो गांव में ही खुद को निर्भर बनाने, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ गांव को भी आत्मनिर्भर बनाएं। तो ये निश्चित ही ये सोच शुरू से रही है, और उसी सोच को साकार करने के लिए हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं। अंतिम में जो समाज के, जो आदिवासी समाज के जो युवा जो है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से वो जीवन में पढ़ाई के साथ में समाज के लिए भी संघर्ष करें, और इसको लेके आपका क्या, युवाओं को लेके क्या संदेश रहेगा आपका? मैं आदिवासी समाज के ही नहीं, देश के समस्त उन युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो गांव में रहते हैं, आज शहरों से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, और शहरों की बजाय गांव में रह के उनका जो संघर्ष जो शुरू होता है, और गांव के संघर्ष से बाहर निकलकर जब वो अच्छा स्थान हासिल कर लेते हैं जीवन में, तो उनको अपने गांव की तरफ पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अपने गांव में, अपने गांव के लोगों के लिए, गांव के युवाओं के लिए, गांव के छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए हमारी सोच होनी चाहिए कि हम जिस गांव में हम पैदा हुए, जिस जन्मभूमि पे हम लोग का जन्म हुआ, उस जन्मभूमि के लिए हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं देश के उन सभी युवाओं को जो गांव से निकलकर आज IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर बनकर बड़े बड़े शहरों में निवास कर रहे हैं, मैं उन सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप जब आज खुद आत्मनिर्भर बन चुके हैं, आज खुद आप सक्षम हो चुके हैं, आर्थिक रूप से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने गांव की तरफ आपको मुड़ कर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। और गांव के विकास के लिए, गांव के युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। कभी भी अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए। गांव की मातृभाषा, बोली हो, उसके संरक्षण के लिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए। और भले हम लोग बड़े बड़े शहरों में बस जाए, लेकिन हमारे गांव से जो रिश्ता होता है, हमारी जन्मभूमि से जो रिश्ता होता है, उसको हमको हमेशा अग्रणी रखना चाहिए। उसके लिए हमको हमेशा संघर्षशील होना चाहिए। और जो हमारे गांव का जो हमारे ऊपर कर्ज होता है, उस कर्ज को उतारने के लिए हमको हमेशा संघर्ष करने की ज़रूरत है। अब लास्ट में हम लोग संपूर्ण जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल की जो टीम है, उसके तरफ से हम JS के राष्ट्रीय संरक्षक आप डॉक्टर हीरालाल अलावा का तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हमें इतना समय दिया। और अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।